ईरान में ये वहाँ के सर्वोच्च नेता की मौत के बाद अब अंतिम संस्कार के लिए पूरी तैयारी है और 1 हफ्ते तक ये सब कुछ होने वाला है। इस बीच खबर ये है कि दुनिया के कई बड़े देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसमें इराक के राष्ट्रपति हैं, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं, जॉर्जिया के राष्ट्रपति हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हैं और भारत की तरफ से बेहद छोटे लेवल के अधिकारी और अन्य लोगों को भेजा गया है। आपको इसके पीछे क्या नज़र आता है? देखिए, बीते दिनों एक रिपोर्ट आई थी। तो अभी जो ये शोक यात्रा निकाली जा रही है और ये अंतिम संस्कार हो रहा है, इस बीच क्या इज़राइल कुछ कर सकता है, आपको लगता है? देखिए, अंतिम संस्कार दूसरा अमेरिका में एक थ्योरी है कि ट्रंप तक को ब्लैकमेल नेतान्याहू करना है। अब उसके पीछे एप्स्टीन फाइल है और क्या है और तमाम चीजें हैं। ठीक है, अमेरिकन लीडर को नेतान्याहू ब्लैकमेल करना है। तो ये पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी सफलता है कि उसने अमेरिका को भी अपने पक्ष में रखा है, चीन को भी अपने पक्ष में रखा है, रूस को भी अपने पक्ष में रखा है, ईरान को भी अपने पक्ष में, सऊदी को भी अपने पक्ष में और हम कहाँ पे अटक गए? हमारे साथ कोई नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने तो पिछले 1 महीने में साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर दिया। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में बार-बार ये घूम रहा है कि अब तक तो बात यही हो रही थी कि अमेरिका से और ट्रंप के सामने डरे हुए हैं। अडानी का केस है, इसके बाद एप्स्टीन फाइल है, लेकिन अब तो अमेरिका भी ईरान के साथ नज़र आ रहा है। ऐसे में अगर हम अब भी पुराने दोस्त ईरान के इस मामले में खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि इज़राइल के सामने भी फँसे हुए हैं? इजराइल के सामने फंसे हुए हैं और या तो किसी बहुत ही बड़े इसके बाद सुप्रीम लीडर की पूरी फैमिली की तो शहादत हुई ही है। ईरान के बड़े टॉप लीडरशिप मारे गए, पूरे आप आंकड़ा उठा लीजिए, कई टॉप लीडर मारे गए। अच्छा, इनमें से किसी का एप्स्टीन फाइल में नाम भी नहीं आया? वो तो नाम तो नहीं आया। चलिए, पिछले दिनों जब ईरान के सांस्कृतिक प्रतिनिधि जो दिल्ली में बैठते हैं, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने जब भारत के बारे में उनसे पूछा, तो भारत सरकार से ज़्यादा उनका प्रेशर ये था कि भारत की जनता का धन्यवाद दे रहे थे। पिछले कई साल से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि अपने जो विश्वगुरु हैं, ये अमेरिकी प्रेशर में हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, यानी कॉम्प्रोमाइज़्ड पीएम का नाम इनको दे दिया गया है। लेकिन अभी जो घटनाक्रम हुआ है, इससे ये समझ में आ रहा है कि हुजूर ट्रंप से ज़्यादा इज़राइल और इज़रायली प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक नज़र आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। दरअसल आप सबको पता है कि ईरान में पिछले कुछ महीनों में बहुत सारा घटनाक्रम हुआ। सबसे पहले अमेरिका और इज़राइल ने हमला करके वहाँ के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या कर दी। इसके बाद इस हत्या के बाद यानी उनकी मौत के बाद उनका जो फ्यूनरल होता है वो सब हो नहीं पाया था, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। अब चूँकि जंग चल रही थी तो नहीं हो पाया था, लेकिन अब 1 सप्ताह का ये पूरा कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस कार्यक्रम के शुरू होने के साथ-साथ बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं, खासकर भारत को लेकर और इज़राइल को लेकर भी। कुछ लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि क्या इज़राइल इस 1 सप्ताह के कार्यक्रम में, यानी जो शोक वाला कार्यक्रम है, जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है, इसके बीच इज़राइल क्या अटैक भी कर सकता है? मगर भारत के लिए इसमें सबसे ज़्यादा चिंताजनक और शर्मनाक बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार की तरफ से एक बार फिर से ऐसा एक्शन लिया गया है जो भारत को कहीं न कहीं बेहद डरा हुआ मुल्क साबित करता है, दिखाता है। इसमें विशेष बात ये है कि अमेरिका अब उसी इज़राइल के साथ माफ़ करिएगा, ईरान के साथ अब मेल-जोल करना चाहता है। अमेरिका ने तमाम प्रयास करके पाकिस्तान के माध्यम से प्रयास करवा के इस युद्ध को रुकवाया, ख़त्म किया, क्योंकि वो खुद भी युद्ध से निकलना चाहता था। मगर फिर भी हमारे देश यानी हमारे प्रधानमंत्री की ये हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उस वक़्त तो ख़ामेनी साहब की हत्या पर कुछ बोल नहीं पाए, कई दिन तक खामोश रहे, उसके बाद भी कुछ नहीं बोला और अब भी जब ये शोक यात्रा निकाली जा रही है, अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, तब भी हमारी सरकार की तरफ से कोई बड़ा पहल नहीं दिख रहा है, जबकि तमाम देश हैं, आस-पास के देश हैं, जो कि बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका से ज़्यादा इज़राइल के सामने हुज़ूर फँसे हुए हैं? क्या इसमें कुछ पेगासस कांड है? इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री संजीव पांडे जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। ये नमस्कार। पूरा सिनेरियो सर जो बन रहा है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? और भारत का जो रवैया है शुरुआत से ही,
जैसे खामनेई साहब की हत्या की गई, तब भी हम खामोश रहे। हमने खुलकर शोक तक व्यक्त नहीं किया। शायद भारत के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि 2 पुराने मित्र देशों में ऐसी घटना हो जाए और दूसरा उस पर खुल के बोल ना पाए, एक ट्वीट ना कर पाए। तो अभी जो ये शोक यात्रा निकाली जा रही है और ये अंतिम संस्कार हो रहा है, इस बीच क्या इज़राइल कुछ कर सकता है, आपको लगता है? देखिए, अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, वो 7 दिनों तक चलेगा हुँ, और तेहरान से उसकी शुरुआत हुई है। तेहरान से ये कॉम से फिर इराक में जो 2 शियाइट्स मुस्लिम्स के जो इम्पोर्टेंट जो प्लेस हैं, नजफ़ और करबला, जी। वहाँ भी ये अंतिम यात्रा इनकी होगी और हुँ, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट ईरान के एक शहर है मशहद, वहाँ पे जाके ये हुँ, सारा कुछ उनको दफनाया जाएगा। तो हुँ, ये 7 दिनों का कार्यक्रम है। इसी दौरान ये अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के या दुनिया के तमाम एजेंसियों की वो आशंका है कि इज़राइल जो है, अभी पीस टॉक तो चल रहा है, हुँ, शांति वार्ता चल रही है बीच में। पहले स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, फिर उसके बाद अभी क्या कहा जाता है, कतर में भी बातचीत हुई थी और अभी ये बातचीत का दौर चल रहा है। तो हुँ। ईरान और अमेरिका के बातचीत के जो सिस्टम है, उससे सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है, वो इज़राइल को हो रही है। किसी ढंग से इस पूरे शांति वार्ता को सबॉटेज करना चाहता है। जी, तो ये उसके लिए लगातार वो एक अवसर ढूँढ रहा है और ये आशंका जताई जा रही है कि ये जो बेल्ट है, क्या कहा जाता है, जो पूरा का पूरा जो अंतिम संस्कार की उनका कार्यक्रम चल रहा है, उस दौरान कहीं कोई अटैक कर दे, कोई सबॉटेज कर दे। इस तरह की हुँ, आशंका है और उसके हुँ, लिए अमेरिका, जहाँ तक सूचना मिल रही है कि अमेरिका ईरान को मदद कर रहा है और ईरान को मदद करते हुए वो सारी सूचनाएँ दे रहा है, अलर्ट रहने के लिए बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका अमेरिका को भी ईरान की महसूस। मदद कर रहा है। अमेरिका हाँ, ईरान की मदद हाँ, कर रहा है। क्योंकि वो यानी किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि शांति वार्ता में कोई बाधा हुँ, आए और हुँ, शांति वार्ता में बाधा अगर आएगी तो उससे अमेरिका को तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब शांति तो अमेरिका चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल। की आंतरिक राजनीति पे बहुत फ़र्क पड़ा है, अमेरिका की इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ा है। ये हुँ, कहते हैं कि $1 ट्रिलियन अमेरिका की इकोनॉमी को लॉस कर चुका है इस पूरे वार जो है, ये जो हुँ, 30 दिन का वार है। और हुँ। उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि अमेरिका पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका पूरी मदद करने की कोशिश में दौरान वो हर तरह की इंफॉर्मेशन ईरान को दे रहा है। और भी जी। चाइना और रशिया भी अलर्ट है कि किसी भी लेवल पे कोई अंतिम संस्कार के दौरान कोई हंगामा ना हो। अच्छा, और बातचीत जब चल रही थी इस्लामाबाद टॉक्स जब चल रहा था, ईरान के अधिकारी वहाँ जा रहे थे, आ रहे थे, तो इस बीच भी इस तरह की कुछ घटना इज़राइल ने कुछ करने का प्रयास किया था? ये खबर आई है और इज़राइल ने इसका खंडन किया है। आरोप ये लगे थे कि हुँ, ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल जो इस्लामाबाद बातचीत के लिए पहुंच रहा हुँ, था, इस्लामाबाद जब बातचीत के लिए हुँ। पहुंच रहा था, तो उसको उस वार्ता को सबॉटेज करने के लिए इज़राइल हुँ। ने उस प्लेन को ही उड़ाने की साजिश रची थी, जिस प्लेन में ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद जा रहा था। उसमें ईरान के विदेश अच्छा, मंत्री भी थे और तो ईरानी यानी पार्लियामेंट के अमेरिका से अध्यक्ष भी अमेरिका थे। और ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौते की बातचीत हो रही थी पाकिस्तान में, तो ईरान के अधिकारी जब पाकिस्तान आ रहे थे, तो उस जहाज को उड़ाने की प्लानिंग इज़राइल की तरफ से की। देखिए, ऐसी खबर आई है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल जब इस्लामाबाद जा रहा था हुँ, बातचीत के लिए, शुरुआती दौर में जो बातचीत, जो फर्स्ट बैठक जो इस्लामाबाद के अंदर हुई थी, तो हुँ, हुँ, उस बैठक में जाने से पहले ये सूचना कहीं अमेरिकन खुफिया एजेंसियों को मिली थी कि इजराइल इस बैठक को, इस वार्ता को सबॉटेज करने के लिए रास्ते में कहीं ईरानी जहाज पे हमला कर सकता है, जिसपे ईरानी प्रतिनिधिमंडल थे, जिसमें ईरान के अच्छा। विदेश मंत्री और ईरान के संसद के जो स्पीकर थे, अध्यक्ष थे, वो हुँ, दोनों शामिल थे और जो मेन टफ नेगोशिएटर यही दोनों माने गए हैं, जो टफ नेगोशिएशन हुँ, जिन्होंने किया है, खास करके हुँ, जो ईरानी संसद के जो प्रेसिडेंट हैं, गलीबाफ जी, जिनका नाम है। तो हुँ, अमेरिकन खुफिया एजेंसियों ने जब अलर्ट किया तो कहते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो प्लेन थे, उन्होंने तेहरान से, जब वो पाकिस्तानी सीमा में आया तो उन्होंने एस्कॉर्ट किया और एस्कॉर्ट करने के बाद उसको तेहरान तक लेके आए, यहाँ इस्लामाबाद तक लेके आए और इस्लामाबाद से फिर जब वापस प्रतिनिधिमंडल लौट रहा था तो वो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर तक छोड़ के गए और इसी हुँ, बीच खबर मिली कि कुछ इजरायली एयरफोर्स के जहाज जो है पाकिस्तानी सीमा में, इराक की सीमा से घुसे हैं, ईरानी सीमा में घुसे हैं इराक से। तो हुँ, इन्होंने फिर क्या किया कि वो बलूचिस्तान के बॉर्डर पे ही ईरानी इलाके में प्लेन को उतारा
और वहां से फिर बाई रोड जो पूरा प्रतिनिधिमंडल है तेहरान पहुंचा था, 8 घंटे का रास्ता तय करके। ये रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि नहीं, ये गलत रिपोर्ट है, हमें बदनाम करने की साजिश है। लेकिन इजराइल का जो बैकग्राउंड है, पिछले 5 सालों में जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया ईरान के अंदर घुस के, उनके साइंटिस्टों को मारा है, उनके तमाम लोगों को मारा है, तो ये मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं ऐसी आशंकाओं से बिल्कुल, इस्राइल का जो कैरेक्टर है वो बताता है कि इन पर इस मामले में भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और अपने पड़ोसी देशों को खासकर ईरान से बदला लेने के लिए वो कुछ भी, किसी भी लेवल की प्लानिंग और षड्यंत्र कर सकते हैं। तो अभी सर इसमें जब हम देखते हैं कि ईरान में ये वहाँ के सर्वोच्च नेता की मौत के बाद अब अंतिम संस्कार के लिए पूरी तैयारी है और 1 हफ्ते तक ये सब कुछ होने वाला है। इस बीच खबर यह है कि दुनिया के कई बड़े देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और इसमें इराक के राष्ट्रपति हैं, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं, जॉर्जिया के राष्ट्रपति हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हैं, और भारत की तरफ से बेहद छोटे लेवल के अधिकारी और अन्य लोगों को भेजा गया है। आपको इसके पीछे क्या नज़र आता है? मैं एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जब पेगासस का मामला आया था तो मैंने एक सवाल किया था कि चोर को पालना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर चोरी का है, वो आपके यहाँ भी चोरी कर सकता है। तो जो लोग पेगासस लेकर आए थे कथित रूप से विपक्ष की जासूसी करने के लिए, सवाल करने वालों, पत्रकारों की जासूसी करने के लिए, वो खुद भी तो उसी पेगासस से फंस सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में इजराइल से जैसा संबंध हमारे विश्वगुरु का रहा है, भारत का नहीं, वो कहीं न कहीं सवाल पैदा करता है कि क्या पेगासस के मामले में ये भी लपेटे में आए हैं? और अब देखिए, अब तक तो बात होती थी कि अमेरिका से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। अब अमेरिका जब ईरान के कहीं न कहीं पक्ष में खड़ा हुआ है, तब भी हुजूर जिस तरीके से इस पूरे मामले को संभाल रहे हैं और ईरान से संबंधों को लेकर जो कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी इस यात्रा में शामिल होने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री को नहीं भेजा जा रहा, किसी बड़े टॉप के ऑफिशियल्स को भी नहीं भेजा जा रहा, खुद नहीं जा रहे, पाकिस्तानी पीएम जा रहे हैं, खुद नहीं जा रहे। तो इससे क्या निकलता है कि क्या इजराइल के सामने भी इनकी नस बहुत बुरे तरह से दबी हुई है? देखिए, बीते दिनों एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिका से एक रिपोर्ट आई थी कि इजराइल ने अमेरिकी जो रक्षा डिपार्टमेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसकी भी खुफियागिरी करी, और अमेरिका में चिंता जाहिर की गई कि ये इजरायली जो है हमारे यहाँ भी पेनिट्रेट कर रहे हैं और हमारे सिस्टम में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिकन इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते, पहली बात। दूसरा, अमेरिका में एक थ्योरी है कि ट्रंप तक को ब्लैकमेल नेतान्याहू कर रहे हैं। अब उसके पीछे एप्स्टीन फाइल है और क्या है और तमाम चीजें हैं कि कई अमेरिकन लीडर को नेतान्याहू ब्लैकमेल कर रहा है। तो जो इजराइल की जो तंत्र है, इजरायली लीडरशिप है जो अभी वहां सत्ता में है, वो जब अमेरिका को नहीं बख्श रहा है, जो अमेरिका उसको बिलियंस ऑफ डॉलर जब से इजराइल बना है तब से डिफेंस असिस्टेंस भी दे रहा है, सिविल असिस्टेंस भी दे रहा है। एनुअल बिलियंस ऑफ डॉलर जो है, कई अरब डॉलर उसको इजराइल को डिफेंस और सिविल असिस्टेंस अमेरिका देता है। और अमेरिका के जो एक सक्रिय इजराइल लॉबी है, वो एक प्रेशर ग्रुप जो वहाँ बना रखा है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों में, और वहाँ से जो पैसे वो दिलवाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इजराइल जब उनको नहीं छोड़ रहा है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर, अरबों डॉलर जो उनको सहायता दे रहा है डिफेंस में, तो भारत क्या है, पहली बात तो अच्छा, एक चीज और मैं वहाँ याद दिलाना चाहूंगा, एपस्टीन जो था, जेफरी एपस्टीन, वो भी संभवतः इजरायली एजेंट था, ऐसी खबरें नहीं। देखिए, इस तरह के जो लोग होते हैं मल्टी एजेंट होते हैं, उसका अंदाज नहीं लगा सकते कि किसका एजेंट है। अच्छा। ये कहीं भी किसी को धोखा दे सकते हैं, कहीं भी किसी को अपने फायदे के लिए वो भी कर सकते हैं। अब ये सब गिव एंड टेक होता है। जैसे ट्रंप को जब लगा कि नेतान्याहू मेरे क्या कहा जाता है, मेरे सर पे सवार होके मुझे एक तरह से देसी भाषा में कहते हैं कि मेरे सर पे सवार होके पानी फेंक रहा है, अगर सभ्य भाषा में, गांव देहात में कुछ और बोलते हैं उसको, सर पे सवार होके। तो फिर नेतान्याहू को उन्होंने कहा कि तुमको मैंने जेल जाने से बचाया, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रही। नेतान्याहू हाईली करप्ट लीडर भी है, और इजराइल की एक बड़ी खासियत है कि वहाँ का पार्लियामेंट और वहाँ का सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, और इजरायली जो है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पावर और हाई कोर्ट के पावर्स भी छीनने के लिए नेतान्याहू बिल लेके आया था वहाँ पे कि उनके पावर्स छीने जाएं, और वहाँ पे लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और नेतान्याहू को बैकफुट पे आना पड़ा था।
तो नेतानियों का करप्शन के केस में नेतानियों की बीवी कभी भी जेल जा सकती हैं, ऐसा कहा जाता है। वैसा का प्राइम मिनिस्टर है इसलिए बचे हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी उनके खिलाफ करप्शन का मामला सिद्ध हो चुका है और ट्रंप ने कहा था कि हमने तुम्हें बचाया। तो आप ये समझिए कि वो इस तरह के लोग हैं कि वो किसी को भी नहीं छोड़ते। तो हम लोग क्या है, पहली बात तो कि हमारे जो लीडरशिप है वो क्या है, हमारी लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। अमेरिका ने कभी अभी मना नहीं किया। अमेरिका ने तो सबको बोल दिया कि आप ईरान से तेल खरीदो। अमेरिका तो उनसे बात कर रहा है, पाकिस्तान तो मीडिएट भी कर रहा है, कतर मीडिएट कर रहा है। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री या भारत के तमाम बड़े नेता, विदेश मंत्री, कम से कम रक्षा मंत्री ही अगर एक अच्छा जेस्चर को दिखाते हुए, क्योंकि हम लोग ईरान हमारे लिए इम्पोर्टेंट दो तरीके से है। एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है, हम एनर्जी उनसे इम्पोर्ट करते रहे कई सालों से, मतलब पिछले कई दशकों से। और फिर उसके बाद हमारा जो ट्रेड रूट जो है सेंट्रल एशिया और यूरोप की तरफ एक इम्पोर्टेंट जो सड़क मार्ग का ट्रेड रूट है वो वाया ईरान ही जाता है। लेकिन हमने अपने हितों को बलि देके अगर हम इजरायली प्रेशर में ईरान नहीं जा रहे हैं, अमेरिका ने मना नहीं किया है। देखिए रशिया के एक्स प्रेसिडेंट आए हैं, ठीक है, चाइनीज कांग्रेस के वाइस चेयरमैन आए हुए हैं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, तो आमिर खान मुत्ताकी है। तो तमाम बड़े लीडर आए हुए हैं, चाइना रशिया के तमाम बड़े लीडर आए हुए हैं। और ईरान ने यूरोपियन देशों को बुलाया नहीं है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि पूरे ये बार में यूरोपियन केवल उन्हीं देशों को बुलाया जो या तो उनके साथ थे या फिर तटस्थ थे किसी की तरफ। भारत को इतना कुछ होने के बावजूद भारत को तटस्थ मान रहे थे, भारत को उन्होंने इनवाइट किया। लेकिन हमने गवर्नर साहब को भेज दिया, बिहार के गवर्नर साहब अता हसनैन साहब को भेज दिया, और अपने जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है उनको भेज दिया। कम से कम जयशंकर साहब को जाना चाहिए था, अगर वो नहीं जा सकते थे तो, अफगानिस्तान के तर्ज पे। क्योंकि भैया हम तो हॉर्मुज पे डिपेंडेंट हैं। हॉर्मुज बंद हो गया तो आपका मिडिल ईस्ट जो एक कॉरिडोर बना रहे हैं यूरोप तक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर, हॉर्मुज के बिना संभव नहीं है। अगर हॉर्मुज को टोटली ईरान ने कंट्रोल कर लिया तो उसके बिना आप उस कॉरिडोर को नहीं सक्सेस कर सकते। आपका वेस्ट एशिया का तेल नहीं आ सकता, तो आप किस गलतफहमी में हैं? आपके फादरलैंड आपको ना तेल दे सकते हैं, ना आपके फादरलैंड उस ट्रेड रूट से आपको मुक्ति दिलवा सकते हैं। उस ट्रेड रूट पे जो कुछ भी फैसला होना है वो ईरान और ओमान के एक जो ज्वाइंट जो एक प्लान बनेगा उसके हिसाब से होगा। तो आपको तो उसमें कुछ नहीं मिलना है। आपको इजराइल से जो कुछ देना है, इमीडिएट पड़ोसी है ईरान समुद्र के साथ ही इमीडिएट पड़ोसी पड़ जाता है ना। जैसे पाकिस्तान से लैंड बॉर्डर लगता है, तो अगर यहाँ से ज्यादा निकलिएगा तो ओमान, ईरान ये सब तो नजदीक पड़ते हैं ना, इजराइल तो बहुत आगे पड़ता है। जी। मतलब हमारा लीडरशिप, या तो समझिए कि इनको कोई अकल नहीं है विदेश को लेकर, दुनिया के किसी भी देश में इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और किसी भी देश की राजधानी में भारत के हितों की बात करने वाला कोई लीडरशिप नहीं है। एक सच्चाई है, आप जाते हैं वहां के लीडरों को ब्राइब करते हैं और वो 10 दिन के लिए ताली बजाते हैं, फिर बात वही की वही बच जाती है। अब आप देखिए कि इस पूरे कार्यक्रम में पाकिस्तान जो है दोनों तरफ खेल रहा है। पाकिस्तान एक तरफ सुन्नी इस्लामिक देश सऊदी अरब का डिफेंस प्रोटेक्टर बना हुआ है, गठबंधन हो गया है कि जब दोनों पे वार होगा तो एक दूसरे की मदद करेंगे, उसके खिलाफ युद्ध माना जाएगा। सऊदी अरब पे वार होगा तो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध होगा, अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी अरब भी उसके अपने खिलाफ युद्ध मानेगा। और दूसरी तरफ सऊदी अरब के जो सबसे अपोनेंट देश है ईरान, उसके अमेरिका से मध्यस्थता करा रहा है। असीम मुनीर साहब भी वहां गए हैं, जो उनके जो राष्ट्रपति, उनके जो आर्मी चीफ है वो भी गए हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ वो दोनों गए हैं, दोनों मध्यस्थता भी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी सफलता है कि उसने अमेरिका को भी अपने पक्ष में रखा है, चीन को भी अपने पक्ष में रखा है, रूस को भी अपने पक्ष में रखा है, ईरान को भी अपने पक्ष में, सऊदी को भी अपने पक्ष में। और हम हाँ बोलिए। हम कहाँ पे अटक गए? हमारे साथ कोई नहीं है। देखिए पाकिस्तान ने तो पिछले 1 महीने में साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया। वो 100 है, आप 0 हो गए। क्योंकि वो, आप बताइए कि आपको क्यों नहीं मध्यस्थ बनाया? आप हर बार कहते थे कि वार रुकवा दी पापा ने, यूक्रेन और रूसिया के बीच वार आप रुकवा रहे थे 2 साल पहले। बीच बीच में आईटी सेल कहता था कि ईरान का वार भी यही रुकवाएंगे, वो खाली फोन पे रुकवाएंगे। लेकिन कहा गया कि पाकिस्तान को हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हम दलाल नहीं है, मतलब कि ईरान और इजराइल के बीच जो बात कर रहा है दलाल है। तो किस तरह के हमारे माइंडसेट के, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी जो बनाने वाले लोग हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं, दुनिया में हंसी और मजाक के हम पात्र हैं। सब एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे मेरे दिमाग में बार बार ये घूम रहा है कि
अब तक तो बात यही हो रही थी कि अमेरिका से और ट्रंप के सामने डरे हुए हैं। अडानी का केस है, इसके बाद एपस्टीन फाइल है, लेकिन अब तो अमेरिका भी ईरान के साथ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम अब भी पुराने दोस्त ईरान के इस मामले में खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि इजराइल के सामने भी फंसे हुए हैं? इजराइल के सामने फंसे हुए हैं, और या तो किसी बहुत ही बड़े खुशफहमी में है। बहुत सारे लोग सपने में बहुत कुछ देखते रहते हैं, आपको याद होगा। उनके पास होता कुछ नहीं है, लेकिन मर्सिडीज पे सफर कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा बंगला होता है, लेकिन सपने में होता है। तो या तो ये स्थिति है, या तो ये स्थिति है कि आप एक बात बताइए कि सऊदी अरबिया और यूएई जो इजराइल के साथ अंदर खाते एक गठबंधन ट्रंप के कहने पे कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान को कह रहे हैं यार कि जान छुड़वाओ इससे। उन्होंने अमेरिका को कहा कि तुम लोग, तुम्हारे एयरबेस पे हमला हो रहा है, हम लोगों को मुसीबत पड़ी है, हमारे जितने भी प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो संयंत्र है, चाहे जो तेल प्रोडक्शन से रिलेटेड जो संयंत्र है, उस पर हमला हो रहा है, हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी। आप हमें कहाँ फंसा रहे हैं? हम जो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो भी बैठ जाएगा, टूरिज्म बैठ जाएगा, रियल एस्टेट बैठ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारा। उन्होंने अपना पूरी तरह से पाकिस्तान को आगे करके सुन्नी इस्लामिक देशों ने कहा कि जान बचाओ भाई। इसमें इजराइल अकेला पड़ गया, नहीं तो पहले तो सऊदी अरब की भी इच्छा थी यार, ये ईरान पिछले 40 साल से बहुत सरदर्द बना हुआ है। देखिए, लड़ाई मिडिल ईस्ट का एक कंट्राडिक्शन शियाइट्स वर्सेस सुन्नीज्म भी है। शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम के बीच जो संघर्ष है, उसमें शिया इस्लाम को डिस्ट्रॉय करने के लिए सुन्नी इस्लाम ने इजराइल से भी कंप्रोमाइज किया, अमेरिका से भी कंप्रोमाइज किया। पूरा का पूरा जो सुन्नी इस्लामिक देश हैं, सऊदी अरबिया हो, चाहे ये यूएई हो, चाहे वो और भी जो तमाम देश हैं, कुवैत हैं, वो सब अमेरिकन डिफेंस सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। इजराइल से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ड्यू टू फिलिस्तीन, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेशर में अब्राहम अकॉर्ड पे भी बातचीत हो रही थी। डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी सऊदी अरब के साथ इजराइल के स्थापित हो गए थे, सऊदी अरबिया के साथ होने वाले थे। मोरक्को से हो रहे थे बातचीत, उत्तर अफ्रीका में सूडान से हो रहा था, सब अमेरिकन प्रेशर में हो रहा था। लेकिन उसी अमेरिका, इसमें सुन्नी इस्लामिक देशों को भी एक बड़ी गलतफहमी थी, इजराइल और अमेरिका अटैक करेंगे, बस ये ईरान खत्म हो गया तो हिजबुल्ला भी खत्म हो जाएगा, उधर हौथी भी खत्म हो जाएंगे, और जो ये सियाइट्स ग्रुप जो वेस्ट एशिया के और खाड़ी में है, ये टोटली फिनिश हो जाएगा। इनको एक गलतफहमी थी सुन्नी इस्लामिक देशों को। वो अंदर खाते अमेरिका के साथ थे, इजराइल के साथ भी उनकी बातचीत लगातार हो रही थी, और यहां तक कि इन्होंने फिलिस्तीन की इश्यू को भी छोड़ दिया था सुन्नी इस्लामिक देशों ने। लेकिन ईरान ने पूरे 2-3 महीने में, फरवरी के बाद ये 3 महीने में पूरी जियो पॉलिटिक्स को बदल दिया। सुन्नी इस्लामिक देशों को लगा कि हमने जो कुछ पिछले 20 सालों में पाया था इकोनॉमी में, 30 सालों में, पहले तेल इकोनॉमी से बहुत कुछ पाया उन्होंने, उसके बाद इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के बाद जो अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट जा रहा था दुबई में, जेद्दा में, तमाम सुन्नी इस्लामिक देशों में जा रहा था, दुनिया भर के लोग पैसे लगा रहे थे, रियल एस्टेट में लगा रहे थे, हाईवेज में लगा रहे थे, वो सुन्नी इस्लामिक देश कई देशों में एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे थे, जो उनके पूरे इकोनॉमी के डाइवर्सिफिकेशन का जो प्लान था चौपट हो गया। उन्होंने मौके की नजाकत समझ लिया, और नजाकत समझकर कहा भैया अब यहाँ शांति लाओ, ज्यादा गलतफहमी नहीं, और इजराइल अकेला पड़ गया। लेकिन हमारे जो वाले जो लीडरशिप है, 85% तेल के लिए इंपोर्ट करते हैं, 85% तेल इंपोर्ट होता है, और उसमें 50 से 60%, 70% तेल वेस्ट एशिया से आता है, और वेस्ट एशिया से तेल आने का एकमात्र रूट हार्मुज है। उसके बावजूद उनकी मौत पे आपने कोई दुख प्रकट नहीं किया। उनके अंतिम संस्कार में आपने डिप्टी मिनिस्टर रैंक के का उसको भेज दिया, विदेश राज्य मंत्री जो है उनको भेज दिया आपने। तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग जो है पूरा का पूरा, मतलब कि या तो बैठा हुआ है, आपको कोई समझ नहीं है जियो पॉलिटिक्स की, जियो इकोनॉमिक्स की कोई समझ नहीं है, अपने देश के इंटरेस्ट आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट आपके लिए प्रायोरिटी हो सकते हैं। अलग अलग देशों में आपके पैसे होंगे, अलग अलग देशों में आपके लीडरों के पैसे हैं, आपके अधिकारियों के पैसे हैं, तो वो उनके इंटरेस्ट तो आप वॉच कर रहे हैं, देश की जनता का इंटरेस्ट तो वॉच नहीं कर रहा है। ईरान ने अपने देश की जनता को वॉच किया, कई लोगों के लीडरों की शहादत दी, टॉप लीडर मारे गए, और उनके टॉप लीडरशिप जो उसके सेकंड लाइन लीडरशिप में बहुत सारे लोग मारे गए। चाहता तो भी सरेंडर कर देता। वहां भी एक ऐसी टीम थी जो अमेरिका के साथ राष्ट्रपति बनने को लिए तैयार थे, वहां जैसे वेनेजुएला में हुआ कि राष्ट्रपति को अरेस्ट किया, और दूसरा जो पूरा ग्रुप था उसका जो सारा ग्रुप अमेरिका से मिल गया, नई जो राष्ट्रपति है अमेरिका के साथ मिल गई, और सारे तेल कंपनियों पर अमेरिका का कब्जा हो गया। ईरान में भी यही
प्लानिंग थी कि खुमैनी मर जाएंगे, सारे नेशनल लीडरशिप सरेंडर कर देगा, सारे तेल कंपनियों पे अमेरिका का और दूसरे जो तेल उनका कब्जा हो जाएगा, इजराइल अमेरिका की बल्ले बल्ले हो जाएगी, ईरान सरेंडर कर जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इसको बोलते हैं, क्या कर सकते हैं उसको, पैट्रियटिज्म इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि राष्ट्रभक्ति इसको बोलते हैं। बिल्कुल, अपना सब कुछ भी उन्होंने अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं दिया। इतने लीडरशिप की कुर्बानी, हजारों लोग मारे गए, इतने लीडरों की कुर्बानी दी, उसके बावजूद सरेंडर नहीं किया, जबकि उनके पास था कि सुप्रीम लीडर मारे गए तो अमेरिका से समझौता कर लेते और इन्हीं में से किसी को अमेरिका जो है राष्ट्रपति बना देता। जी, सुप्रीम लीडर के साथ ही उनकी 3 साल की पोती मारी गई, उनकी बड़ी बेटी, दामाद, बहू सब मारे गए और भी मारे गए। इसके बाद सुप्रीम लीडर की पूरी फैमिली की तो शहादत हुई ही है। ईरान के बड़े टॉप लीडरशिप मारे गए, पूरे आप आंकड़ा उठा लीजिए, कई टॉप लीडर मारे गए। अली क्या नाम था उनका, जरजानी या लरजानी, उनकी भी शहादत हुई, लारजानी थी, उनकी शहादत हुई। तो कई लीडरशिप मारने के बाद निचले लीडरशिप में खौफ नहीं आया, क्यों? राष्ट्रभक्ति, शहादत की जो एक भावना थी कि हम राष्ट्र के लिए शहीद होंगे। अच्छा, इनमें से किसी का एपस्टीन फाइल में नाम भी नहीं आया? वो तो नाम तो नहीं आया, चलिए एपस्टीन फाइल छोड़िए ना, आपकी राष्ट्रभक्ति कहां थी? जब हमारे सेना मजबूती से लड़ रही थी तो आपने 3 दिन में किसके कहने पे समझौता पाकिस्तान से किया था? सिंगूर में। तो कुल मिलाकर अब ये सिंगूर जो हुआ पहलगाम के बाद, तो 3 दिन में ही आप क्यों घबरा गए भाई? इसको राष्ट्रभक्ति बोलते हैं? आपकी अच्छा सर, एक चीज और देखने वाली, जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया, उसके 2 दिन पहले अपने विश्वगुरु गए थे इजराइल, और उसने एक अजीब टाइप का अवार्ड इनको दे दिया, जो अवार्ड कभी अस्तित्व में था नहीं, नया नया अवार्ड बना के पकड़ा दिया। अभी उस पर गार्डियन ने खबर भी किया है कि इनको अवार्ड दीजिए, कहीं भी भाग के चले जाएंगे, ऐसे आदमी हैं, मतलब इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। तो समझने वाली बात यह है कि क्या उस दौरान ये चर्चा हो रही थी कि इजराइल ने दरअसल हमला करने से पहले इनको बुलाया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, आप अपना जो है कायदे में रहना है, फायदे में रहना है तो कायदे में रहना है, और शायद इसीलिए आके एकदम खामोश हो गए। नहीं, तो इजराइल को कहने की जरूरत नहीं थी। इजराइल के सामने उस मामले पे पहले ही सरेंडर थे। इजराइल से इस मसले में पहले ही सरेंडर्ड है पिछले 10 सालों में, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिण पंथ की राजनीति करती है, अपने आप को नेचुरल इलाई इजराइल को मानती है। अच्छा, यहूदियों के साथ इनका शुरू से कहना है कि हमारा नेचुरल अलाइनमेंट है, क्योंकि इनका जो एक नैसर्गिक शत्रु जो है वो इस्लाम है, यहूदियों का भी नैसर्गिक शत्रु इस्लाम है। तो ऑटोमेटिक है कि जो एक कॉमन फ्रेंडशिप होगी। आप पहले से ये ऐसा नहीं है, वहां पे इजराइल ने ये दुनिया को मैसेज दिया था कि साउथ एशिया का जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है वो हमारे साथ है। ये मैसेज देना था इनको बुला के। ये तो पहले से ही उनके नियंत्रण में थे। आप किस गलतफहमी में आए कि वो बुला के धमकाया? धमकाने की कोई जरूरत नहीं है उनको। किस बात की धमकाने की जरूरत है? आपके डिफेंस टाई है उनके साथ, आपके साथ तमाम बिजनेस टाई है, आपकी खेती का टाई है, इजरायली फार्म यहाँ पे है, यहाँ पे आपने इजरायली डिफेंस सिस्टम जो है क्या कहा जाता है, अपने उनके ड्रोन और तमाम हथियार, मैं टेक्निकल ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन तमाम उनके वेपन्स के आप परचेजर हैं। और यही नहीं, कुछ आर्मामेंट सप्लाई जब फिलिस्तीन पे अटैक हो रहा था तो आपके यहाँ से आपने उनको हथियार सप्लाई किया था अपने यहाँ से प्रोडक्शन करके। जी, इस तरह की खबरें भी आई, अटैक हो रहा था तो ये रिपोर्ट्स आई थी। तो उस मामले में कोई दो राय नहीं है कि इजराइल इनका नेचुरल एलाई माना जाता है, लेकिन इजराइल ने एक मैसेज देने की कोशिश करी थी कि साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा जो देश है वो हमारे साथ है। जी जी, ऑटोमेटिक है। तो ये जो है, आपने क्या ईरान क्या उस बात को भूलेगा कि उनके अटैक से कुछ समय पहले आप वहां हो, उनके पार्लियामेंट में भाषण दे के आए हैं। ठीक है, आपसे बहुत प्यार कर रहा है, आपसे अच्छी बात कर रहा है। ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है ईरान, कश्मीर मुद्दे पे 2000 तक आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे खड़ा रहा, बिल्कुल हमेशा बोला। उसने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ दिया, साथ ही नहीं दिया, हमेशा ईरानियन एम्बेसी में कश्मीरी जो शियाइट्स हैं उनको बुला के यहाँ बोला जाता है कि कभी भी गलती से पाकिस्तान के साथ आप अलाइन नहीं हो, आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा। भारत आपका सबसे सुरक्षित मुल्क है, यहीं आप डेवलप कर सकते हो, यहीं आप सुरक्षित हो और यहीं आप विकास कर सकते हो।
पिछले ये दिनों सर मैं जब दर्ज है, ईरान की किताबों में दर्ज है। हुँ। जब भी पिछले दिनों कश्मीर जब ईरान के सांस्कृतिक प्रतिनिधि जो दिल्ली में बैठते हैं, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने जब भारत के बारे में उनसे पूछा, तो भारत सरकार से ज़्यादा उनका प्रेशर ये था कि भारत की जनता का धन्यवाद दे रहे थे। मतलब उनका फ़ोकस भारत की जनता पर ज़्यादा था, भारत की सत्ता पर कम। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए उसका कारण है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हम सिर्फ इसको सिंपल नहीं लेते। ईरानियन सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है एशिया का, हुँ, और भारत भी जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। 4000 साल की हिस्ट्री दोनों की है, और दोनों बहुत ही डेवलप शुरू से रहे। हुँ, ईरानियन सिविलाइजेशन में सबसे पहले खेती आई, सबसे हुँ, संपन्न इलाका था। अरबियन पेनिनसुला सबसे गरीब था, और हुँ, भारत भी सबसे संपन्न था। और दोनों में कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक जुड़ाव 4000 साल का है। इस्लाम बाद में आया, इस्लाम को लेकर आप बात छोड़ दीजिए। हुँ, इस्लाम 700 ईस्वी में आया, लेकिन इस्लाम से पहले का जो सबसे बेस्ट हिस्ट्री जो है उस पूरे एरिया में, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट का जो हिस्ट्री है वो ईरान का है। हुँ, 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 आज भी देखते होंगे कि ईरान के जो ओल्डेस्ट रिलीजन है उसको फॉलो किया जाता है। जो उनका जो एक पर्व है, कौन सा पर्व है, नौरोज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हुँ, हैं, वो ईसाई का। इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद भी उसको बहुत तरीके से वो मनाते हैं। हुँ, उन्होंने बाकी मुल्कों की तरह आउट नहीं किया, अपने ओल्ड सिविलाइजेशन को नहीं छोड़ा है उन्होंने, ईरानियंस, जबकि वहां तो हुँ, मुसलमान है सारे। और भारत का भी एक अपना सिविलाइजेशन, ओल्ड सिविलाइजेशन है, बहुत ही ओल्ड रिलीजन है। फिर जी, आजादी के बाद ईरान ने, भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ, ईरान ने हर फ्रंट पे भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान के साथ उसका एक शुरू से टकराव रहा है बॉर्डर पे, बलूचिस्तान बॉर्डर हुँ, पे पाकिस्तान के साथ उसका एक नेचुरल टकराव रहा है। और पाकिस्तान के साथ टकराव होने के दो कारण है। एक तो उसका बॉर्डर लगता है लंबा, 700-800 जी, किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, हुँ, जिसमें पाकिस्तान कहता है कि ईरानियंस आके अटैक करते हैं। ईरान में जो आतंकवाद है उसमें, पाकिस्तान में जो आतंकवाद है वो ईरान में ट्रेनिंग लेके, और ईरानियन बेस पे ट्रेनिंग लेके आतंकी आते हैं, यहाँ हमला कर देते हैं, जो तो खास करके सबसे बड़ा सवाल तो सर यही पैदा हो रहा है कि जिस ईरान से पाकिस्तान का टकराव था, ईरान ने उस पाकिस्तान पे भरोसा कर लिया और जिस भारत से दोस्ती थी उस पर भरोसा नहीं किया और हम भरोसा भाई करने लायक कुछ किया भाई ही नहीं। आप जब आप एक दिन पहले इजराइल पे जा रहे हैं, हुँ, वो तो आपसे हमेशा सपोर्ट मांग रहे थे कि हमें मदद करो इस पूरे खेल में जो हो रहा है। हुँ, ईरान शिया और क्या कहा जाता है, पाकिस्तान सुन्नी मुल्क है। जनरल जिया के टाइम में दोनों के तनाव बहुत ज्यादा पीक पे थे, क्योंकि जनरल जिया टोटल एंटी सिया थे। वो तो सिया हुँ, को गैर इस्लामी घोषित करने के चक्कर में थे जनरल जिया। अच्छा, एक बार बहुत बड़ा हंगामा भी हो गया था जनरल जिया के टाइम में। हुँ, तो ऐसा है कि जो जो ईरान और उनके बीच दो तरह के टकराव है। एक तो सेक्टोरियल टकराव है। पाकिस्तान का हमेशा एलिगेशन है कि ईरान जो है पाकिस्तान के अंदर जो सक्रिय जो सियाइट्स मूवमेंट है, सियाइट्स जो सेक्टोरियल जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनको ईरान मदद करता है। ईरानियंस का कहना है कि जो आपके यहाँ के सुन्नी मिलिटेंट्स हैं ईरानी साइड में आके हंगामा करते हैं। हुँ, तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक 1947 से इनका तनाव है, ईरान और पाकिस्तान का हुँ, 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 सेक्टोरियल जो तनाव है। और दूसरा ये है कि उनका लंबा बॉर्डर लगता है, तो कुछ इकोनॉमिक टाई अप भी होता है। अफगानिस्तान को लेकर भी टकराव है, क्योंकि अफगानिस्तान को ईरान अपने हिसाब से चलाना चाहता है और हुँ, पाकिस्तान अपने हिसाब से चलाना चाहता है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक रूट एक है अश्काबाद से, क्वेटा से लेके कराची तक। ईरान हुँ, कहता है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो रूट है वो ईरान के बॉर्डर से सटता हुआ निकलता है। कंधार और हेरात जो दो शहर है वो ईरान के बॉर्डर से सटते हुए निकलते हैं। ईरान कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उस पूरे इकोनॉमिक रूट को कंट्रोल करे अफगानिस्तान के अंदर घुस के। और ये हुँ, 1990 के बाद से ईरान और पाकिस्तान के बीच जो अश्काबाद कराची कॉरिडोर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको लेकर टकराव हमेशा रहा। और ईरान अपने जो प्रॉक्सी है उसको वहां पे खड़ा करके ये रूट्स को हमेशा डिस्टर्ब करता रहा कि पाकिस्तान कब्जा न कर ले इस पूरे हुँ, रूट पे। तो इकोनॉमिक उनके भी है, इकोनॉमिक भी है। तालिबान के टाइम में भी जो नॉर्दर्न अलायंस था उसको ईरान सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। तो तालिबान 1 के टाइम में 1990 के दशक में मुल्ला उमर जब वहां का हुँ, सर्वे सर्वा था, तो ये जो है ना ये नेचुरल उनका टकराव था। और हुँ, समय बदलता है, जब आप गुफ्ता करेंगे तो फिर ये तो होगा ही। हुँ। कुल मिलाकर इस पूरे सिनेरियो पाकिस्तान तो अपना इंटरेस्ट देखेगा ना। हुँ, पाकिस्तान तो गुड्डी गुड्डी है। चाइना का बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है। चाइना ने भी पाकिस्तान को कहा कि यार ये अगर एरिया डिस्टर्ब हो गया तो हमारा इन्वेस्टमेंट को नुकसान होगा। हुँ, ग्वादर में उसका इन्वेस्टमेंट है, वो ईरान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, चाहे पाकिस्तान के अंदर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है, अफगानिस्तान में उसका इन्वेस्टमेंट है, वो सऊदी अरबिया में इन्वेस्ट कर रहा है, हुँ, चाइना यूएई में इन्वेस्ट कर रहा है।
तो उस पूरे एरिया के डिस्टर्बेंस के बाद चाइना को भी नुकसान होगा। चाइना जो है, चाइना ने भी पाकिस्तान को कहा कि आप बनो गुड ऑफिसेज, अपना इस्तेमाल करो। अमेरिका का था कि उसको लगा था कि 10 दिन में हो जाएगा, 2 महीने में नहीं हुआ, $1 ट्रिलियन ऐसे ऐसे हुआ। कहा कि अरे तो टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे लोगों पे, लगा कि भाग लेते हैं। पड़ेगा। महंगाई बढ़ रही थी वहां पे, तेल की कीमतें बढ़ गई थी। ट्रंप साहब कह रहे हैं तेल की कीमतें घट गई है, घटाओ, नहीं तो पेट्रोल पंपों पे कार्रवाई करेंगे। इसी से अंदाजा लग रहा है कि वहां तेल की कीमतें कितना बढ़ी थी और लोग कितने परेशान थे। तो ये सारी चीजों में पाकिस्तान लीड कर गया। आप कहीं नहीं है, आप उनको दलाल बोलते रहिए, लेकिन पाकिस्तान चाइना का भी हीरो बन गया, रशिया का भी हीरो बन गया, और इधर जयशंकर साहब के लिए अंगूर खट्टे हो चुके हैं। हाँ, जो कर नहीं वो जयशंकर साहब महान विदेश मंत्री हैं, उनके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी काफी कुछ बताते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि ईरान में जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, जो अंतिम संस्कार हो रहा है, वो सब कुछ शांति से निपट जाए। हालांकि इस बीच इजराइल जैसे बदमाश कैरेक्टर वाले देश को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही आसान भाषा में लोगों को सब कुछ बताया।